नमस्कार। द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के भूगोल प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 के सेट ए का विश्लेषण करने वाले हैं। नमस्ते। और ये सिर्फ एक परीक्षा का पेपर नहीं है, बल्कि एक मौका है ये समझने का कि भूगोल असल में हमारे आसपास की दुनिया को कैसे आकार देता है। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर के पैटर्न को जल्दी से समझ लेते हैं। हाँ, ये 70 अंकों का पेपर है और समय 3 घंटे का है। और इसमें प्रश्न 1 में 2 खंड हैं। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और ब में बहुत छोटे उत्तर वाले सवाल। और फिर 2 से 6 तक 2-2 नंबर के सवाल, 7 से 11 तक 3-3 नंबर के, और फिर बड़े वाले 12 से 16 तक 5-5 नंबर के। और आखिर में नक्शे वाले सवाल जो बहुत जरूरी होते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 17 और 18 5-5 अंकों के। तो चलिए खंड अ से ही शुरू करते हैं। हाँ, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जनसंख्या की धुरी कहाँ कहते हैं? इसका सही जवाब है यूरोप में। अच्छा। पर सोचने वाली बात यह है कि यही अक्षांश क्यों? अच्छा। क्योंकि यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, मतलब ना ज्यादा गर्मी ना सर्दी, और यहीं पर औद्योगिक क्रांति हुई थी। अच्छा। तो रोजगार और रहने की अच्छी कंडीशंस ने मिलकर इसे एक तरह से जनसंख्या का केंद्र बना दिया। समझ गया। अगला सवाल है फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ये तो सीधा है, पुष्पोत्पादन, या जिसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है। और बिग इंच पाइपलाइन इसके द्वारा क्या परिवहित किया जाता है? ये सवाल मुझे बहुत जरूरी लगा। अच्छा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है पेट्रोलियम। अच्छा। पर इसकी कहानी भी दिलचस्प है। हाँ। ये पाइपलाइन दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका में तेल को सुरक्षित पहुंचाने के लिए बनी थी। अच्छा। अगला, भारत में जनगणना सबसे पहले कब हुई थी? ये हुई थी 1872 में। ये वो पहली कोशिश थी पूरे देश की जनसंख्या को गिनने की। और आखिरी एमसीक्यू, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? वो है चना, क्योंकि चना एक रबी फसल है जो सर्दियों में उगती है। चावल, मक्का, ये सब खरीफ है। बिल्कुल। अब आते हैं एक एक अंक वाले अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। हाँ। पहला है औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवास क्यों होता है? तो इसका जवाब तो बहुत सीधा है, रोजगार के अवसर और एक बेहतर जीवन स्तर की उम्मीद में। सही। और इसी से जुड़ा अगला सवाल है कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं? ये वो जनसंख्या है जो 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में आती है और जो देश की अर्थव्यवस्था में सीधे तौर पर योगदान देती है, मतलब जो काम करती है। हाँ। अगला सवाल, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? ये सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के सहयोग से हुई थी। ये भारत के औद्योगिक विकास का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अच्छा। और द्वितीय क्रियाकलाप ये क्या होते हैं? ये वो क्रियाएं हैं जो प्राथमिक उत्पादों का रूप बदलकर उन्हें ज्यादा उपयोगी बनाती हैं, जैसे कि कपास से कपड़ा बनाना या गन्ने से चीनी बनाना। ठीक है। और आखिरी 1 नंबर का सवाल, उस खनिज का नाम बताइए जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ये है टिन। भारत में टिन का उत्पादन लगभग पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में ही होता है। बहुत दिलचस्प। अब आते हैं 2 अंक वाले प्रश्नों पर। हाँ, चलिए। प्रश्न 2 है पंचम क्रियाकलाप क्या है? देखिए, ये आर्थिक क्रियाकलापों में सबसे ऊंचे स्तर का काम है। इसमें वो लोग आते हैं जो नए विचार देते हैं, रिसर्च करते हैं और नीतियां बनाते हैं, जैसे वैज्ञानिक, सलाहकार। इन्हें गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स भी कहते हैं। अच्छा, गोल्ड कॉलर। और प्रश्न 3, जनसंख्या परिवर्तन के कोई 2 कारक। इसके 3 मुख्य कारक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है लाल कॉलर किसे कहते हैं? ये वो श्रमिक हैं जो प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे होते हैं, जैसे खेती, खनन, मछली पकड़ना, जो सीधे प्रकृति से जुड़ा काम करते हैं। और प्रश्न 6 है अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन के 2 उदाहरण। इसके सबसे अच्छे उदाहरण है कोयला और पेट्रोलियम। वो संसाधन जो एक बार खत्म हो गए तो उन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं। बिल्कुल। अब हम 3 अंकों के प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं जिनमें थोड़ी ज्यादा जानकारी देनी होगी। हाँ, इसमें थोड़ा विस्तार से लिखना होता है। प्रश्न 7 है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी। इसमें आपको बताना है कि मानव भूगोल क्या क्या पढ़ता है, जैसे जनसंख्या और उसका वितरण, किसी प्रदेश का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, सांस्कृतिक वातावरण,
ये सब इसके उपक्षेत्र हैं। प्रश्न 8, मिश्रित कृषि की 3 विशेषताएं। पहली तो ये कि इसमें फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी होता है। अच्छा। दूसरी, इसमें चारे की फसलें उगाना बहुत जरूरी होता है पशुओं के लिए। और तीसरी, इसमें पूंजी का निवेश ज्यादा होता है, मतलब मशीनों और अच्छी नस्ल के पशुओं पर खर्च होता है। ठीक है। अब प्रश्न 9, आर्थिक क्रियाकलापों में परिवहन के 3 महत्व। परिवहन तो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। पहला महत्व, ये कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाता है। दूसरा, तैयार माल को बाजार तक। और तीसरा ये श्रम की गतिशीलता को बढ़ाता है, मतलब लोग काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसी के अथवा में एक सवाल है, पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में परिवहन की समस्याएं। हाँ, जैसे पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा होता है, सड़कें बनाना मुश्किल और महंगा होता है, और रेगिस्तान में रेत के टीले रास्ते रोक लेते हैं। सही बात है। अगला सवाल है, गैरिसन नगर किसे कहते हैं और उनके 2 कार्य। गैरिसन नगर मतलब छावनी शहर। ये खास तौर पर सेना के लिए बसाए जाते हैं। इनका मुख्य काम है सैन्य प्रशिक्षण देना और देश की सुरक्षा के लिए एक बेस तैयार रखना। और प्रश्न 11 है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई के 3 साधन। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के मुख्य साधन है नहर, जो नदियों से निकाली गई हैं, तालाब, जो पारंपरिक साधन है, और कुएं और नलकूप। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, 5 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हाँ, इनमें उत्तर को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करना पड़ता है। प्रश्न 12 में मितर्प है, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक कारक या मानव विकास सूचकांक। अगर जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो आर्थिक कारकों में कृषि का विकास, औद्योगिक क्रांति, ये सब आते हैं। और सामाजिक में शिक्षा की कमी, सामाजिक कुरीतियां। और एचडीआई के 3 मापदंड हैं, जीवन प्रत्याशा यानी औसत आयु, दूसरा है साक्षरता दर, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों मिलकर बताते हैं कि किसी देश में मानव विकास का स्तर क्या है। प्रश्न 13 भी बहुत दिलचस्प है, पनामा नहर या स्वेज नहर का सचित्र वर्णन। ये दोनों ही दुनिया के व्यापार के लिए बहुत जरूरी हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये समुद्री स्तर पर बनी है, तो जहाज सीधे निकल जाते हैं। और पनामा नहर वो अलग है ना? बिल्कुल। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और ये लॉक सिस्टम पर काम करती है। इसमें जहाज़ों को पानी की लिफ्ट के जरिए ऊपर और नीचे किया जाता है। ये एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। वाह। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि के 5 प्रकार। भारत में बहुत विविधता है, तो आप निर्वाह कृषि, जो सिर्फ गुजारे के लिए होती है, उसका जिक्र कर सकते हैं। फिर गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि, बागानी कृषि जैसे चाय, कॉफी, और शुष्क कृषि जहां कम पानी में खेती होती है। और प्रश्न 15 है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं। इसका सबसे बड़ा बिंदु था कि पानी को एक राष्ट्रीय संसाधन माना गया। इस पर किसी एक राज्य का हक नहीं है। साथ ही जल संरक्षण पर जोर दिया गया और हर किसी के लिए पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। बिल्कुल। और आखिरी बड़ा सवाल, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के समय हम ज्यादातर कृषि उत्पाद और कच्चा माल बेचते थे, पर अब हम विनिर्मित वस्तुएं, इंजीनियरिंग का सामान और सबसे जरूरी सेवाएं मतलब आईटी सर्विसेज का निर्यात कर रहे हैं। हमारे व्यापारिक साझेदार भी बदले हैं। सही। तो अब आते हैं आखिरी खंड पर, नक्शा कौशल। हाँ, इसमें अभ्यास बहुत जरूरी है। प्रश्न 17 में विश्व का मानचित्र है। इसमें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का पहला स्टेशन, अमेजन नदी, पंपास घास का मैदान, लंदन शहर और कोई भी एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह दिखाना है। ये सब बहुत ही प्रमुख स्थान हैं। इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। और प्रश्न 18 में भारत या छत्तीसगढ़ के नक्शे का विकल्प है। हाँ, तो अगर छत्तीसगढ़ का नक्शा है तो उसमें न्यायधानी बिलासपुर, हीरा उत्पादन क्षेत्र, महानदी, भिलाई इस्पात उद्योग, ये सब दिखाना है। और अगर भारत का नक्शा चुनते हैं तो उसमें गंगा नदी, केटू पर्वत चोटी, थार का मरुस्थल, बॉम्बे हाई और दिल्ली को दर्शाना होगा। नक्शे में सफाई और सही लोकेशन के नंबर मिलते हैं। तो ये था भूगोल प्री बोर्ड परीक्षा के सेट ए का एक विस्तृत विश्लेषण। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। याद रखें, नियमित रूप से रिवीजन करना और सकारात्मक रहना ही सफलता की कुंजी है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शायद यही सोच हमें अपने पीछे छोड़नी चाहिए।
अगली बार जब आप दुनिया का कोई नक्शा देखें तो उसे सिर्फ देशों और राजधानियों की सूची के तौर पर ना देखें। ये सोचने की कोशिश करें कि उस नक्शे पे खींची हर एक लकीर, हर एक बिंदु के पीछे इंसानी ज़रूरतों, संघर्षों और सपनों की कौन सी कहानी छिपी हो सकती है।